जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर नए चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। कब होती है? बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शैशव काल में या फिर यौवन अवस्था में। तो जो मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति जो मानी जाती है वो किशोर अवस्था में मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं बाल विकास के क्वेश्चंस हैं और अभी तक जितने भी सी टेट या यूपी टेट या फिर जितने भी टेट के अलग अलग राज्यों में एग्जाम हुए, जैसे कि एमपी टेट हो गया, बिहार का टेट हो गया, झारखंड का हो गया, राजस्थान का हो गया, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो कह सकते हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पता है सी टेट हो गया या फिर टेट, यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं बहुत रिपीट होते हैं बार बार। तो अगर आप सीडीपी में इतने भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं तो 30 में 30 नंबर आना आपका पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल देखते हैं। मानव या मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था होती है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। ठीक है, कब होती है? किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कब हो जाते हैं? किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था में। देखिए, बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो ऐसा बाल्यावस्था में होता है। ये क्वेश्चन देखो DSSB-PRT का पूछा गया है, इसके बाद सीटेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। डिटेल देखते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के, यानी समवयस्क का मतलब है अपने उनके जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ में घूमना फिरना, खेलना कूदना आदि, इसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन मानी गई है? बाल विकास की सबसे जटिल और कठिन अवस्था कौन सी मानी गई है, ये पूछा गया है। तो शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था या बाल्यावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जटिल और कठिन किशोरावस्था को माना गया है और इसको तूफान की अवस्था भी कहा गया है। किसके द्वारा? स्टैनले हॉल के द्वारा। डिटेल देखते हैं साथियों। देखिए, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। कैसी है? संघर्ष भी होता है, तनाव भी आता है, तूफान भी होता है, ये सब और विरोध की अवस्था है। ठीक है, जबकि E.A. किर्कपैट्रिक का कथन है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसके द्वारा कहा गया है? किर्कपैट्रिक के द्वारा। ठीक है, ये सारे जो कथन है ये भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो किशोर जो है किसका अनुभव कर सकता है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है DSSB-PRT में पूछा गया है, बाकी सीटेट में भी 2012 में PRT में पूछा गया है। डिटेल देखते हैं साथियों। डिटेल को इस वजह से डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन के अलावा वो भी यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, किनके अनुसार? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोर क्या चाहता है? महत्वपूर्ण बनना चाहता है और अपने समूह में स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, वो भी श्रेष्ठ की। ठीक है, इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। तो ये भी एक कारण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही, क्या विकसित कर रही है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। देविका है 14 वर्षीय, अपने पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। कैसी? स्वनियंत्रित। तो वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता। तो इसका जो राइट आंसर है ये भी लग रहा है स्वायत्तता। अगला ऑप्शन देखते हैं। किशोरावस्था, अक्खड़पन और परिपक्वता। तो साथियों जो सब में सुटेबल आंसर है हमारा स्वायत्तता हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी DSSB PRT में पूछा गया है और सीटेट 2014 में PRT में ही पूछा गया है। तो साथियों CDP के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। क्लास को पूरा देखें और जितनी भी क्लासें अभी तक आई हैं वो सारी क्लासें आपको देखनी हैं। बाकी अगर आप PDF से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कैसी? मानसिक और स्वतंत्रता की। कॉलेज सनी का कथन है, क्या कथन है? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। देखिए किशोर जो है प्रौढ़ों को यानी कि बुजुर्गों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। किसका कथन है ये? कॉलेज सनिक का। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? कौन सी एज की बात कर रहा है? किशोरावस्था की। ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। देखिए किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, समस्या पूछी गई है। बाकी अपने साथियों से समायोजन करना ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अपने माता पिता से भी समायोजन करना और पढ़ाई से संबंधित समायोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उससे सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। स्टैनले हॉल का कथन है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। ठीक है, किसका कथन है ये? स्टैनले हॉल का कथन है। तो कथन को याद रखना है, आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, PRT में 2017 में। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए विद्रोह की भावना कब आती है ये पूछा गया है। बाल्यावस्था में आती है, शैशवावस्था में। शैशवावस्था की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, उस समय बच्चा छोटा होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पूर्व किशोरावस्था में या फिर मध्य किशोरावस्था में। देखिए विद्रोह की भावना जो है पूर्व किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था के किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कैसी? स्वतंत्रता की। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। अगर उसे रोका टोका जाता है तो उसमें विद्रोह की भावना हो जाती है। तो कॉलेज सनिक का कथन है, क्या कथन है? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये कथन किसका है? कॉलेज सनिक का। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। देखिए स्टैनले हॉल का सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है? किशोरों के विकास की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यूपी टेट में पूछा गया है 2016 में। डिटेल देखते हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस, किसकी पुस्तक है? स्टैनले हॉल की। कौन सी है? एडोलसेंस। इसमें किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? आकस्मिक विकास के सिद्धांत।
इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ठीक है, स्टैनले हॉल ने 1904 में ये पुस्तक प्रकाशित की थी, एडोलसेंस, उसमें ये बात कही उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किस एज में होता है, किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था में? देखिए, प्रौढ़ावस्था में तो बुद्धि घटती है, ठीक है। सबसे ज्यादा विकास किशोरावस्था में होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता जो है काफी बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यावसायिक समस्या से, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने से, या उपरोक्त सभी? तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेगों की तीव्रता की बात कर रहा है। तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध अगर हो तो भी संवेगों की तीव्रता होगी, ठीक है। व्यवसाय में समस्या हो जाए तब भी, और नई परिस्थिति के समायोजन में भी संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सारे कारण है ये, ठीक है। किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सांवेगिक भावना का विकास जो है तीव्र होता है, और ये परिस्थितियां निम्न हैं, जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। अगला प्रश्न, माँ बाप के साथ साय से बाहर निकलने अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शैशवावस्था। सामान्यतः 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। तो प्रश्न को दोबारा देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। देखिए, शैशवावस्था से निकलने की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था में बालक जो है बालकों की संगति को पसंद करते हैं, ठीक है, ना कि अपने माँ बाप के साथ रहना। तो पूर्व किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी ... के प्रति कठोर होंगे। समस्या से, जीवन शैली से, संप्रत्यय से, या फिर वास्तविकता से? देखिए, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये प्रश्न जो है पीछे हम लोग 2 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो आपको इसका उत्तर पता होगा। किशोरावस्था राइट आंसर, ऑप्शन ए। किसका कथन है ये? स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है, स्टैनले हॉल का कथन है। ये कथन जो है याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। देखिए, समान लिंग मित्रता जो है किस एज के दौरान जो है प्रबलित होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था, या फिर मध्य बचपन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था में समान लिंग मित्रता जो है प्रबलित होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बाकी डिटेल देखते हैं। समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान प्रबलित होती है। इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति
आकर्षण होता है। इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप से धारण कर लेता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ... के दौरान पौरुष या श्रेष्ठ सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। बचपन यानी कि चाइल्डहुड, किशोरावस्था, पश्च बचपन यानी कि लेट चाइल्डहुड, या फिर शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। डिटेल देखते हैं। एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पौरुषत्व गुण विकास हो जाता है। इसी प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रैण गुणों का विकास हो जाता है, उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, उचित यौन शिक्षा ... किस अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, वयस्क में, या फिर प्रारंभिक बाल्यकाल में। तो यौन शिक्षा जो है बालकों को किशोरावस्था में प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है शारीरिक विकास से संबंधित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, ये पूछा गया है। यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बाकी डिटेल देखते हैं। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस। जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। यह हार्मोन जारी करता है तथा शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति कब होती है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। और ये सीटेट पीआरटी में 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, या फिर लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं लड़कों के पीछे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और देखो, हरियाणा टेट पेपर 2 का ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे रहती हैं। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर यानी कि पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर से पुष्ट बनना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, या फिर वसा? तो ऐसे लोगों को प्रोटीन लेनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का? तो यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यह परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किसको जानते हैं?
गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपभ्रक ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि को किसे किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। कितना? मटर के आकार का। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ यानी कि उभार है। यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इस ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। ठीक है, तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। जो नवजात शिशु होता है उसका भार 7 पाउंड होता है। कितना? 7 पाउंड। नवजात शिशु का लगभग भार जो है लगभग 7.5 पाउंड होता है। वहाँ के 3.17 किलो भी कह सकते हैं इसको। एवं इनकी लंबाई जो है 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये लगभग में है 7 पाउंड। बाकी एग्जैक्ट कर पूछा जाए, ये भी लगभग में है 7.5 पाउंड। वजन अगर किलो में पूछा जाए तो 7.17 kg। ठीक है, अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देखो सीजी टेट पेपर पीआरटी में पूछा गया है 2011 में। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक या बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। तो बौद्धिक विकास में वृद्धि कब होती है? जब संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिकता से वृद्धि हो। ठीक है, बाकी शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, शरीर में शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम पूछा गया है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता का अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, डिटेल भी देखते हैं इसका। अच्छा प्रश्न है ये, यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है 2017 में। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम होता है। कब? शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास की तीव्रतम गति होती है। शैशवावस्था में यह बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर नियमानुसार होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, और या फिर पूछा जाएगा निकट से दूर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछा गया है, तो वातावरण से भी हमारा विकास प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी और खेल और व्यायाम से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो साथियों, एड्रिनल, पीयूष और थायराइड ग्रंथि ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि हैं।
लेकिन लार जो है हमारी वही स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को जब वृद्धि और विकास की बात हो जाए तो वहाँ पे हमारा आंसर होता है अभिवृद्धि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। बाकी डिटेल भी देखेंगे। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तथा एक निश्चित सीमा तक चलती है। क्या? अभिवृद्धि। और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है, कैसा कथन है? सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये भी गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक है, अन्य पक्षों के साथ में भी अंतः संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। किसको कहते हैं? थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को। तो मुख्य यानी कि अधिकारी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित या वह निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। देखिए, बच्चे का शारीरिक विकास जो है निम्न आयु सीमा में स्लो हो जाता है। 6 से 9 वर्ष, 3 से 4, 5 से 6 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष। तो कब होता है? 5 से 6 वर्ष में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। डिटेल देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये। बच्चे में शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। कब? प्रथम 3 वर्षों में। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति जो है स्लो हो जाती है, यानी कि धीमी। इस समय उसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियां आदि का क्रमिक विकास होता है। और 5 से 6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा रहता है। कब? 5 से 6 वर्ष में अत्यंत धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेप्स कान के डॉट होती है। कान के अंदर होती है, बाहर, बीच में, बाहर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है या फिर स्टेप्सिस को बोलते हैं। कहाँ पे होती है? कान के बीच में होती है, स्टेपिज। स्टेपिज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के बीच में होती है। ध्यातव्य है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी ऊपरी पैर में जांघ की होती है। कौन सी है? फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी है और स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी है कान में। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। देखिए, अब साथियों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गत्यात्मक विकास। ठीक है, कौन सा होगा? गत्यात्मक विकास। क्लास जो है हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी अगले जो क्वेश्चन है बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी रखें। बाकी कोई भी डिस्कशन करना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल से जुड़ जाइए, पहली बार चैनल से अगर विजिट किया है तो। बाकी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट करिए, बाकी हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।